नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कोरोना वायरस के नए JN.1 वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से नया वेरिएंट लोगों को अपने शिकंजे में ले रहा है, उसने लोगों की चिंताएं और मेडिकल स्टाफ की परेशानी को बढ़ा दिया है। बता दें कि JN.1 वेरिएंट को लेकर अभी ये भी नहीं मालूम है कि इसकी वजह से ज्यादा निमोनिया या मौत होगी, लेकिन अभी हमें सामान्य उपाय करने होंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने वाली है? क्या कोरोना एक बार फिर जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाला है? क्या कोरोना एक बार फिर भयावह होने वाला है? चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। क्या देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने वाली है? क्या कोरोना एक बार फिर से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाला है? क्या कोरोना एक बार फिर भयावह होने वाला है? नए साल के स्वागत के बीच देश के कई राज्यों में इन्हीं सवालों पर चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। WHO ने कहा कि दुनिया भर में कोविड के नए केस में 72% इजाफा हुआ है। यकीनन दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए WHO ने सलाह दी है कि अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, नियमों के मुताबिक वैक्सीन लें, मास्क पहन कर निकलें, अपने हाथों को साफ रखें और घर को हवादार बनाए रखें। कोविड को लेकर जारी सलाह को भी इसलिए गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि भारत में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 423 मामले मिले हैं। इनमें से 266 नए मामले केरल में दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना के मामलों में दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। कर्नाटक में कोरोना के 70 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में भी कोविड के 5 नए केस मिले। कम से कम 12 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधानी जरूर बरतनी होगी। लक्षण दिखने पर तुरंत सावधान हो जाए और जांच जरूर करवाएं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों पर सरकार की नजर बनी हुई है। लोगों में अगर कोरोना से लक्षण मिलते हैं तो इसकी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने साफ किया है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी है। यूपी के अस्पतालों में कोरोना को लेकर एहतियातन मॉक ड्रिल हो रही है। अस्पतालों के OPD में जाँच बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पिछले वेरिएंट की तरह ही कोरोना के JN.1 वेरिएंट की भी जांच RT-PCR के जरिए ही की जा रही है। जरूरत है तो सर्दी के बीच कोरोना के बढ़ते नए वेरिएंट से बचने की, लेकिन सर्दी का बढ़ता सदम भी लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। दिल के मरीजों के लिए सर्दी जानलेवा साबित हो रही है, तो वहीं सर्दी के साथ कोरोना का डबल अटैक मरीजों के साथ डॉक्टरों के लिए रोज नई चुनौती भी पेश कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो क्या एक बार फिर कोरोना आम दिनचर्या पर लगाम लगाने वाला है? क्या कोरोना एक बार फिर भयावह स्थिति पैदा करने वाला है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर होता चला जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अशंक एरन जी, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय कुमार जी, प्रेसिडेंट RDA एम्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विनय जी आपसे ही करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कोरोना का JN.1 वेरिएंट आया है, इसको लेकर जरा थोड़ी जानकारी दीजिए। किस तरीके का ये वेरिएंट है, क्या इसके लक्षण है? पिछले जो वेरिएंट आए थे उनसे कितना डिफरेंस है इसमें, साथ ही कितना खतरनाक हो सकता है? ये जो JN.1.1 वेरिएंट है, ये हमारे कोरोना जो इससे पहले जो वेरिएंट था उसी का एक सब वेरिएंट है। और ये वेरिएंट जैसे कि पुराना हमारा जितने भी सिम्टम्स थे कोविड के, लगभग उसी तरीके का इस वेरिएंट से सिम्टम्स हैं। बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, अभी कोई ऐसे सीवियर सिम्टम्स नहीं रिपोर्ट हुए हैं जो केरला में केसेस डिटेक्ट हुए या अन्य जगह भी हुए। तो जैसे रनी नोज, सोर थ्रोट, माइल्ड फीवर, बॉडी एक, कुछ एक मरीजों में ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स डायरिया के भी डिटेक्ट हुए। बट अभी कोई किसी को ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कि सीवियर ब्रीथलेसनेस हो या जो अन्य लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स होते हैं उस तरह का कोई सिम्टम दिखे मरीज में। तो
अभी बहुत ज्यादा पैनिक होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सतर्क रहना है और जो कोविड के नियम पहले भी बताए गए थे उनका पालन करना है। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर अशंक आर्यन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशंक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस नए वेरिएंट को लेकर? जी देखिए, ये जो नया वेरिएंट है, कुछ कुछ ये ओमिक्रॉन जैसा है। जो पहले एक वेरिएंट आके चुका है ओमिक्रॉन, उसमें बहुत तेजी से स्प्रेड होता था। और जब ओमिक्रॉन आया था तो उस समय भी ये चीज थोड़ी पक्की नहीं थी कि आगे चल के वो कैसा। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जो भी ये हर बार एक नया वेरिएंट आता है तो उसकी एडवाइजरी जारी होती है, और ये जो भी सब कुछ प्रोसेस होती है और एक्सरसाइज होती है, इसका कारण यही है कि हम लोग अनश्योर होते हैं शुरुआत में कि जब ये एक अलग तरह का वेरिएंट आया है तो ये आगे चल के कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो अभी जरूरी होगा कि ये आगे चल के कैसा रहेगा। लेकिन इनिशियल कुछ जो इसका एक्सपीरियंस रहा है, जिन कंट्रीज में ये फैल रहा है, जहां से ये हमारे पास आया है, वो एक्सपीरियंस ये रहा है कि अब तक उन कंट्रीज में भी इसने तेजी से तो फैला है। दो चीजें होती हैं, एक तो विरुलेंस होता है, एक इन्फेक्टिविटी होती है। इन्फेक्टिविटी तो इसकी बहुत ज्यादा है, ओमिक्रॉन से भी ज्यादा है, बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। लेकिन विरुलेंस इसकी कम है। विरुलेंस मतलब उसकी मारक क्षमता। तो मारक क्षमता इसकी अब तक के एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कम है। लेकिन हम इस चीज को हमेशा याद रखें कि जब हम कहते हैं विरुलेंस कम है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मार नहीं सकता है। अगर देखा जाए तो अब तक के डाटा में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है इससे। तो उस चीज को सुन के हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत डेंजरस है। अगर आप कॉमन कोल्ड या खांसी जुकाम की बात करें, जो कॉमनली होता रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड जो होती हैं वो उसी इन्फ्लुएंजा वायरस के उस वेरिएंट से होती हैं जो इससे अलग है। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा होते हैं, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी तरह ये जो अभी वेरिएंट है, लगता तो ऐसा है कि इसकी मारक क्षमता कम होगी, लेकिन एक तो हमें ये चीज पता चलेगी एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, विनय कुमार जी का रुख करना चाहेंगे। विनय जी, देखिए क्या कुछ इसमें लक्षण, अगर इसकी विरुलेंस है तो हाँ, क्यों ना हम अपने आप को बचाव करें अपना, क्यों ना हम अपना वो सारे प्रिकॉशंस ले जिससे कि हम इससे अपने आप को बचा सके। क्यों हम अपने आप को एक्सपोज करें? तो थोड़ा बचाव के लिए हमें तैयार तो रहना ही हो। ठीक है। डॉक्टर विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, मैं चाहूंगी कि जरा थोड़ा सा इनके लक्षणों पर थोड़ा सा ब्रीफ डालिए कि किस तरीके के इसके लक्षण होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी जो लक्षण है वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ मरीजों में देखे गए हैं। कुछ को जैसे जो हमारा ये जो कॉमन कोल्ड है उसी तरीके के सिम्टम्स हैं। रनी नोज है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक है, फीवर है। कोई बहुत ज्यादा ब्रीथलेसनेस या कुछ ऐसा सिम्टम नहीं है। जो भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कुछ मरीजों की कोविड की वजह से केरला में रिपोर्ट आई कि डेथ हुई है, उसमें भी बाद में अध्ययन करने में पता चला कि उनको कई सीवियर और कोमॉर्बिडिटीज थी जिनकी वजह से उनको दिक्कत हुई। तो अभी भी जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की है उसमें यही कहा है कि ओल्ड एज पीपल और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है और वो कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बट उनको ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। और वो अगर सतर्क रहेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, साथ साथ जो हमारे जितने भी आम जनता है वो भी अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करेगी तो अपने आप ही इसका जो स्प्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं रुकेगा और इस पे हम कंट्रोल पा लेंगे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी कोई ऐसा कोई केस इस तरह का नहीं है जिसमें कोई वेंटिलेटरी असिस्टेंस की जरूरत पड़ी हो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में। तो ऐसी कोई अभी चीज देखी नहीं गई। अभी बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। पैनिक होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ, सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य है और हम सबको सतर्क रहना चाहिए। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अरुण प्रकाश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण प्रकाश जी आपका भी। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जो जिस तरीके से कोरोना के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है, JN1 वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर्स अभी से पहले हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन सुरक्षा मानकों का कितना ध्यान रखना जरूरी है?
कैंसर पेशेंट पर से यदि बात की जाए तो कोरोना वायरस डेफिनेटली हम लोगों को काफी सारे सिम्टम्स देखते हुए फीवर, रनिंग नोज, कफ, इसके साथ में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास में अभी भी आ रहे हैं। पर चूंकि ये वायरस इतना म्यूटेट हो चुका है, यदि हम प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक अच्छे डॉक्टर के, फिजिशियन के अंडर पे लेते हैं, तो डेफिनेटली इस वायरस के जो सिम्टम्स है काफी कंट्रोल किए जा रहे हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स में भी ऐसी मॉर्बिडिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। पर हाँ, सतर्कता की जरूरत है। हमें जरूरत है मास्क लगा कर रखने की, हमें जरूरत है समय समय पे अपने हाथ को सैनिटाइज करने की, और ऐसी जगह पे जिसको फीवर आ रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आ रहा है जिसको कोई दिक्कत है, तो हाँ, उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलें। और हाँ, अभी इसके सिम्टम्स काफी कम, ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे भाई बहुत ज्यादा मॉर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी। आशंक जी, क्या ये म्यूटेट हो सकता है? म्यूटेट होगा तो ये क्या खतरनाक श्रेणी में आ सकता है, या अभी ऐसे चांसेस कम है म्यूटेशन के? नहीं मैडम, एक्चुअली म्यूटेशन ना सॉरी, कंटिन्यू कीजिए बात से। म्यूटेशन तो डेफिनेटली वायरस में होता ही रहता है। यदि आप बात करें इन्फ्लुएंजा की या किसी भी वायरस की, वो डेफिनेटली अपना म्यूटेशन तो कंटिन्यू रखता है। बट हाँ, म्यूटेशन के साथ में बॉडी में काफी सारी इम्यूनिटी डेवलप्स होती है, और हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट चीज है वैक्सीन है, और साथ में पेशेंट्स को भी अब जानकारी है कि उसे किस तरीके से क्या उपाय करने हैं और किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे भीड़ है या बहुत ऐसी जगह पर जहाँ पे वायरस काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप ये ऑब्जर्व करेंगे, जब कभी पेशेंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर रहा है तो अक्सर वायरस उसी कंडीशंस पे हो रहा है। तो बच्चे, बूढ़े इस चीज का ध्यान रखें कि यदि वो इवन कानपुर से बनारस भी जा रहे हैं तो अपने आप को मास्क पे रखें, साथ में जगह जगह पर सैनिटाइज का यूज करें, और यदि फीवर आ रहा है उसको हल्के में न ले, हाइड्रेशन और अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को समय पे लें। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास अरुण प्रकाश जी। आशंक हेरन जी का रुख कर लेते हैं। आशंक जी, देखिए जैसे कि भी डॉक्टर साहब कह रहे थे इस बात को कि हमें जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको लेकर तो चलना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जब ये बहुत सीवियर था उस वक्त भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था कि मास्क पहन के चल रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें कराई गई। जब एक हमने भी वो फेज़ देखा जब वो दूसरी लहर जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, उस लहर के बाद लोगों को थोड़ा सा डर हुआ। अभी चूंकि चीज़ें सामान्य हो गई हैं तो लोग इतना ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मास्क लगाना हो, और मैं किसी और को क्यों कहूँ, हम लोग भी अगर आते हैं तो बहुत रेयर ही होता है कि हम मास्क वेयर करें या फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। जब तक चीज़ें हावी नहीं होती तब तक हम नहीं समझते हैं इस बात को, रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, जो आप कह रहे हैं वो 100% सच्चाई यही है। देखिए, जब तक सेकंड वेव नहीं आई थी बहुत अलग अलग तरह की बातें हो रही थी और लोग इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे थे, और सेकंड वेव में हमने देखा लगभग हर मोहल्ले से कम एक डेथ हुई। इस तरह का जब डर बना तभी लोगों ने इस चीज को समझा। देखिए, अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में जापान ऐसा कंट्री है कि वहां पे लोग अपने कॉमन, कोरोना तो बहुत अब आया है, जापान में कब से लोग ना मास्क पहन के घूमते हैं और 24 घंटे जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहनते हैं, एंड विच इज सच अ गुड थिंग। अगर आप जापान में देखेंगे तो जो चेस्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं वो जापान में बहुत कम, और पॉल्यूशन का असर लोगों को बहुत कम पहुंचता है लोगों तक। तो मास्क इज जस्ट मतलब एक इस तरह की चीज है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हमें आदत है, अगर हम मास्क पहनना शुरू करें और उसको आदत पे बना लें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप जापान में देखिए सभी लोग मास्क पहनते हैं। इसको अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में शुमार कर लें तो ना सिर्फ ये हमें कोरोना से बचाएगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजों से बचाएगा, पॉल्यूशन, चेस्ट रिलेटेड वायरसेस और बैक्टीरिया को बहुत हद तक हमारी लाइफ से कम करेगा। तो मास्क पहनना तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। तो लेकिन अब क्या है कि इस चीज को हमें समझना होगा कि जब भी ऐसा कुछ म्यूटेशन होता है तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट तो एडवाइजरी भी जारी कर रही है, गवर्नमेंट तो इस चीज की अपने बचाव के लिए काम करना पड़ेगा। अगर सोच के बैठ जाएगी कि गवर्नमेंट ने कर दिया
डॉक्टर्स ने कर दिया और हम सेफ हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम पे टीका नहीं बन सकता, हर चीज के लिए अप्रोप्रिएट टाइम पे दवाई नहीं बन सकती। तो जब तक आपके सामने ये चीज क्लैरिटी नहीं है शुरू में ओमिक्रॉन के लिए भी यही एक एडवाइजरी जारी हुई थी, और धीरे धीरे करके जब ये पता लग गया था कि ओमिक्रॉन इज नॉट डेंजरस, प्रूव हो गया था, गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ को भी बहुत चीजों पे, इन पैमानों पे इनको परखना पड़ता है, और जब उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो एटलीस्ट तब तक के लिए लोगों को ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ चीजें उनमें हमें डिफरेंस करना है। कोई आपको दुकान बंद करने को नहीं बोल रहा, अपना बिजनेस बंद करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ बात इतनी हो रही है कि आप मास्क और एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे डॉक्टर विनीत बोल रहे थे, बस वही एक चीज है जिसको हमें फॉलो करनी है, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर हम उसे बहुत बड़ी चीज ना समझें। ठीक है, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। विनय जी, देखिए मेरा सवाल ये भी है कि जो लोग क्या किसी पहले बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको क्या इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए, कोविड जो देखा गया है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी जो वैक्सीन बनी वो भी इसी आधार पे बनी कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, इस पे जोर दिया। तो अगर पहले से किसी भी व्यक्ति को पहले से कोई सीवियर इलनेस है तो जाहिर सी बात है कि उसको सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको सीवियर डिजीज प्रोग्रेस कर सकती है। पहले भी और अभी भी यही एडवाइस किया जा रहा है। हमारे साथ जो भी पैनलिस्ट हैं वो भी यही बार बार यही बोल रहे हैं कि हमें इसको गंभीर और जानलेवा की तरफ ना बढ़े, इस पे ज्यादातर सतर्कता बरतनी है। तो उसके लिए सिंपल सी एक चीज है कि यदि आप सीवियर इलनेस से पहले से जूझ रहे हैं तो आप ज्यादा डेंजरस जोन में हैं इस कोविड वायरस के, या कोई और भी इन्फेक्शन है उसके लिए आप ज्यादा प्रोन हैं। तो जब भी कोई अन्य बीमारी के साथ अगर कोविड होता है तो उसके सिम्टम्स सीवियर होते हैं, वो एक तरीके से जानलेवा हो सकते हैं। अभी भी जैसे ये JN.1 वेरिएंट जब केरला में पहली बार डिटेक्ट हुआ, फिर एकदम से इसका सर्ज बढ़ा और एक साथ 4 डेथ हो गई। उन चारों मरीजों का अध्ययन करने पर यही पता चला कि उन सबको किसी को सीवियर कार्डियक पहले से परेशानी थी, कोई किडनी डिजीज से जूझ रहा था, एक मरीज का ट्रांसप्लांट हुआ था। तो सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में थे या दिक्कत ज्यादा थी, और वो दिक्कत एक तरीके से उनको हो गई। तो जितने भी सिंपल सी एक चीज अगर वो फॉलो कर लें, यदि आप ओल्ड एज स्टेज में हैं, बच्चे हैं, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज है, या कोई अन्य सीवियर बीमारी है, तो आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आज अभी से अपनाएं। आम पब्लिक भी अपनाएगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि जब तक कुछ होता नहीं है इंडिया में या कहीं भी, तब तक उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है। तो ओमिक्रॉन जैसे ही ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया, लोगों को पता चला कि हाँ ये इतना सीरियस नहीं है, तो लोगों ने अपनी जिंदगी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हटा दिया। लेकिन अब वो समय शायद फिर से आ रहा है कि हम फिर से अपनी जिंदगी में एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को सैनिटाइज करना, खुली हवा में विनय जी देखिए, ये तो मैं और आप बखूबी यहाँ पर समझ रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कितना जरूरी है। लेकिन समस्या तो यही है कि जब आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा है, तो हम लाख कह लें आप मास्क पहनिए, वो नहीं पहनेंगे। जब ये असर ही नहीं करना हमारी बॉडी पे, जब इसका रिएक्शन ही नहीं होना है, एक नॉर्मल खांसी जुकाम जैसा ही होना है, तो लोगों का भी तो सवाल है कि आखिर हम क्यों मास्क पहनकर घूमें, एक और बोझ बढ़ाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम में से किसी ने ये नहीं बोला कि इसका असर ही नहीं होना या ये ऐसा ही रहेगा। अभी की कंडीशन में पैनिक नहीं होना है, अभी सीवियर सिम्टम्स नहीं है, बट हम सभी ने यही बोला है कि ये कैसा बिहेव करेगा आगे वो कोई नहीं जानता है। हो सकता है ये नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह, अन्य वेरिएंट्स की तरह चला जाए, या हो सकता है ये सीवियर रूप ले। तो जब सीवियर रूप लेगा तब तो अपने आप ही विपदा में लोग हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे
यही सबसे आग्रह है कि अभी से अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी जिंदगी में लाना शुरू करेंगे तो उस कंडीशन पे शायद ना पहुंचे हम, जो हमारे और हमारी जिंदगी के लिए सही नहीं है। तो क्या होगा ये तो हुई नहीं है कि जितने केसेस है उस में इमर्ज हुआ था, तब भी वहां भी ऐसे ही माइल्ड सिम्टम्स की तरह ये वायरस है और रह रहा है, कुछ ऐसा सिवियरिटी नहीं हुई। तो हम अगर देखें यूएस के कंपैरिजन में तो यहाँ भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लगभग ऐसे नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी की तरह ये वायरस चला जाएगा। जी हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे अरुण प्रकाश द्विवेदी जी का। अरुण प्रकाश जी, देखिए जैसे कि बात यहाँ पर विनय जी ने भी बताया कि हमें कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करने की ज़रूरत है, लाइक मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जिनको अन्य बीमारियां हैं उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कैंसर पीड़ित जो लोग हैं उनको किस तरीके की सावधानियाँ बरतनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? कितना कैसे दूर, किन से कितना दूर रहना है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। कैंसर पेशेंट यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और साथ में यदि हम ठंड की बात करें तो स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं टोबैको का कंजप्शन काफी ज्यादा होता है, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो चाहे वो टोबैको के, तो उसके कारण से इनके जो लंग्स की इलास्टिसिटी है वो भी काफी कमजोर होती है। तो पेशेंट्स ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहा है, ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं लंग भी उनका इतना कॉम्प्रोमाइज है, साथ में एक आप यदि वायरस लेते हैं तो डेफिनेटली भले ही माइल्ड वेरिएंट है लेकिन आपको काफी जकोर कर जाता है, आपको काफी ट्रबल्स देके जाता है। तो डेफिनेटली आपको अपनी सारी हिदायतें और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगाने हैं वो जरूरी है। मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में गैदरिंग वाले प्लेसेस पे कम से कम जाएं, अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें, और साथ में यदि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोई भी ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप लगभग 30 सेकंड्स होल्ड करके अपने लंग्स के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, तो ये काफी फायदेमंद देखी जाती है। तो कैंसर पेशेंट्स के लिए तो यही हिदायत है कि आप अपना बचाव करें, भले ही चाहे वो माइल्ड वेरिएंट हो, क्योंकि बुखार एक सिंपल भी आता है पर जब वो आता है तो काफी परेशानियां देके जाता है, क्योंकि इसके बाद आप एनसेड लेंगे, मतलब जो भी आपके फीवर को रोकने के लिए दवाइयां लेंगे, उससे भी काफी दिक्कतें होती हैं कैंसर पेशेंट्स में। तो हमें ध्यान देना है बचाव पे, भले चाहे वो माइल्ड हो चाहे कैसा भी हो। आपको यदि सरकार बता रही है, न्यूज बता रही है, आपको दिख रहा है कि हाँ वो फैल रहा है, तो आप अपने सिंपल जो भी प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करें। ठीक है अरुण प्रकाश जी, वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर अशंक आरन जी का रुख करते हैं। अशंक जी, वैक्सीन जो हमें लगाई गई थी, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और दैट बूस्टर डोज, वो अभी तक क्या प्रभावशाली है हमारे बॉडी में, या सरकार को इस और भी कुछ काम करना होगा, या आगे वो कुछ ऐसा प्लान करेंगे? जी देखिए, वैक्सीन्स तो अभी भी प्रभावी हैं, लेकिन वो वैक्सीन्स प्रभावी उन वेरिएंट्स के लिए हैं जो कि H1N1 टाइप के वेरिएंट्स थे और जिनके लिए वो बनी थी। अब ये जो म्यूटेशन इस बार जो हुआ है, जो ये प्रेजेंट वेरिएंट है, इस पे ये पाया गया है कि वो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी चिंता और बढ़ी है कि वो वैक्सीन इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए काम तो खैर गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा और अभी से वो रिसर्च चालू हो भी गई होगी, लेकिन देखिए अब आगे पता चलेगा कि ये कितना डेंजरस निकलता है, तभी वो रिसर्च कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी कोई नहीं जानता कि आगे चलकर ये कैसा रहेगा। ये तो एक एवर एंडिंग प्रोसेस है कि जो भी कोई एक डिजीज है, अगर उसका कोई म्यूटेशन होता है तो उसके लिए वो वेरिएंट कितना डेंजरस निकलता है, कितना डेंजरस नहीं निकलता, तो ये तो एक एवर एंडिंग प्रोसेस है। आगे से आगे रिसर्च और ये साइंस तो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन अभी के लिए तो वो वैक्सीन अगर कोई बनेगी भी, अगर ये डेंजरस होगा भी, तो वैक्सीन में लगेगा टाइम। जैसे हमने इतनी मुश्किल से और इतनी तेजी से एक वैक्सीन बना दी थी, अभी अगर कोई नई वैक्सीन भी बनेगी उसमें भी कम से कम उतना ही टाइम लगेगा, या उससे थोड़ा कम लग जाएगा जो पिछली बार हमारा एक्सपीरियंस था। तो प्रेजेंटली जो हमारा अपना काम है, ये हमें समझना होगा कि हम दूसरे के काम से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दें। हम ये देखें हमारा क्या काम है, हमारा काम है अपना बचाव, हमारा काम है मास्क पहनना, हमारा काम है सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा काम है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इससे ज्यादा लोग बिना मास्क पहने
बाहर चाय की टपरी पे और वहां अगर ये डिस्कस करते हैं कि देखिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, देखिए अब तक कुछ भी चालू नहीं हुआ, तो वो गलत है। गवर्नमेंट अपनी एडवाइजरी जारी कर रही है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे में लोगों का काम धंधा कुछ सफर करे पहले की तरह। वो उस स्टेज पे, हर पर्टिकुलर स्टेज पे क्या उस समय स्थिति है उसके हिसाब से एडवाइजरी जारी करती है। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से हो सकता है, अगर ये थोड़ा डेंजरस होता है तो गवर्नमेंट की एडवाइजरी बदल जाए, आगे चल के कुछ और हो, लेकिन हर स्टेज पे मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सरकार इसको लेकर लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे हमें इससे बचाव करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, साथ ही साथ जैसे कि किसी को गंभीर बीमारी है, उनको ये कोरोना इजीली हो सकता है, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से बचाव करना है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। अशंक कैरन जी और विनय कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय कुमार जी, देखिए हमने ये तो जाना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जिनको गंभीर बीमारी होती है उनको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, कैसे ख्याल रखना है, उनको ज़्यादा वेरिएंट, लेकिन देखिए आजकल पोल्यूशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और मुझे लगता है कि कोरोना भी जिस तरीके से हावी हो गया है और ऐसी कई बीमारियां अब लोगों को देखने को मिल रही हैं जो छोटी मोटी, आप उसे नॉर्मल सर्दी जुकाम ले सकते हैं या कुछ भी। इसके क्या कारण है? क्या लोगों का जीवन शैली बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से अब लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, कई ऐसी बीमारियां जिनका कुछ अता पता नहीं है? देखिए, आजकल तो अब जो जमाना आ गया है उसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। जो हम गांव से शहर की तरफ ज्यादा रुख कर गए हैं, साथ साथ हम उस कल्चर में भी ज्यादा अपने आप को ढाल चुके हैं। तो अब फास्ट फूड जो है, बर्गर, अनहेल्दी फूड, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में रोज आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही हमारी बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो है, वो बहुत प्रभावित हुआ है और अब वो उतना शक्तिशाली शायद नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी बीमारी जो पहले बिल्कुल जिसका कोई मतलब नहीं होता था, वो अब गंभीर रूप लेकर आ रही है। तो हमें अपनी जिंदगी में अब फिर से योग का अपनाने की तरफ जाना चाहिए। जो हेल्दी फूड सिस्टम था हमारा, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, उनका कंजम्पशन अगर हम ज़्यादा करें, रात में जैसे आजकल देखा गया है कि अब कोई 10, 11, 12 बजे तक सोता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी अब 11, 12 बजे तक जगते हैं। तो वो हमें उस जीवन शैली को कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा रोल आ गया है, जो इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इस वाले कॉन्सेप्ट को फिर से अपनी जिंदगी में लाना होगा। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में लाना होगा। तो इस तरीके की हेल्दी डाइट अगर हम अपनाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, तो अपने आप ही इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हमारा मस्तिष्क अच्छा होगा, बॉडी अच्छी होगी, और ये जो बीमारियां हैं जो अब हो रही हैं, इनका कहीं ना कहीं इनसे निजात हम पा सकते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है और ऐसा पाया भी गया है कि अब जो लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, जिसमें कि ज़्यादा जगना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ज़्यादा काम करना, काम के दौरान भी स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस को कम करने के लिए योग और एक्सरसाइज ना करके अल्कोहल का कंजम्पशन करना, स्मोकिंग करना, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद खाना, अनहेल्दी फूड, कभी कोई बर्गर खा रहा है, कभी बाहर कोई चीज़ें खा रहा है, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है, वैसे भी मिलेट्स ईयर बना रहे हैं हम, तो अपनी लाइफ में अब हेल्दी फूड हैबिट अगर लाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो अपने आप ये जो बीमारियां हो रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को भी अब कार्डियक दिक्कतें हो रही हैं, ये सब अपने आप ही हट जाएंगे। ठीक है, वापस आएंगे। अशंक जी, इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करना है? इम्यून सिस्टम मजबूत करना है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे करना है ये मैं चाहूंगी कि आप बताएं। देखिए, डॉक्टर साहब ने भी काफी कुछ इसके बारे में बताया है। आगे मैं 2-3 चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको 3 चीजें हैं। एक आपका लाइफस्टाइल, दूसरा आपकी डाइट,
और तीसरा आप कितना रेस्ट लेते हैं। हम्म तो आपकी डाइट में जितना रंग बिरंगी सब्जी और फल आप खा सकते हैं वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। एक चीज होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा जो ये नेचुरल सब्जियां और फल हैं इनके अंदर मिलता है। तो अगर आपकी डाइट में सब्जियां और फल की मात्रा अच्छी है तो आपका जो पोषण है, आपके अंदर जो आहार आ रहा है वो अपने आप एक सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बनेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपका लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में क्या आप ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जैसे अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, ये सारी चीजें सब जानते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो क्या आप इनका प्रयोग करते हैं? अगर करते हैं तो कितना करते हैं? और क्या आप अपने आप को इनसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, अगर आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते तो। तीसरी चीज, आपकी रेस्ट, कितना रेस्ट लेते हैं आप? आपकी स्लीप कैसी है? क्या आपकी स्लीप अच्छी है? अगर आपकी स्लीप 8 घंटे की पूरे दिन में नहीं है, एक अच्छी नींद 8 घंटे की एक हेल्दी आदमी के लिए बहुत जरूरी। तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो अपने आप में डिजीज का एक कारण है। फिर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा काम कर सकते हैं? क्या आप डिजीजेस से को प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रेस कर सकते हैं? इन सब चीजों को करने के लिए आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपनी नींद का प्रॉपर टाइम रखना पड़ेगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये तो बहुत समय से हम सब जानते हैं मगर इसको फॉलो नहीं करते। हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इस पूरी तीनों चीजों का टाइम हमारी लाइफ में 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एक दिन। और 2 घंटे से ज्यादा देखिए ये करना पड़ेगा और कितना हम फॉलो कर रहे हैं ये भी तो समझना होगा ना। अब जैसे आपने कहा स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अभी आजकल चूंकि मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी हो गई हैं, लोग घंटों के हिसाब से लैपटॉप में बिजी रहते हैं। कई लोगों को तो मैं ऐसे जानती हूँ कि वो सुबह से लेके शाम तक लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। लैपटॉप पे कंटिन्यूटी उनकी में, कहीं शादी वादी में भी जाते हैं तो वहां पे भी उनका लैपटॉप ऑन रहता है। दे आर बिजी ऑन देयर लैपटॉप्स हो गए या फोन हो गए। बच्चे आजकल खाना नहीं खाते हैं बिना मोबाइल फोन देखे। तो ये जो जितने बदलाव हो रहे हैं, हमें क्या करना है ये तो मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स को भी पता है। मैं कई पेरेंट्स को जानती हूँ जो इस बात को खुद कबूल करते हैं कि भाई मुझे अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देना है। लेकिन अगर मोबाइल नहीं दे रहे तो वो खाना नहीं खा रहा है। अब वो खाना नहीं खा रहा है तो ऑटोमेटिक पेरेंट्स क्या करते हैं, लो भाई मोबाइल ही ले लो तुम। तो इस तरीके का जो इस समय चल रहा है, ये मुझे लगता है ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बच्चों को आप स्पेशली अगर आप 2 घंटे का स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो वो 2 घंटे आउटडोर गेम्स जाके खेलें। उसको बताना दें कि जो 4 घंटे आप स्पेंड करते हैं मोबाइल पे, 2 घंटे से ज्यादा आप मोबाइल पे टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। बाकी के जो 2 घंटे हैं वो आप आउटडोर गेम्स जिसमें फिजिकल एक्टिविटी है उसको आप करेंगे। जो मैं ये देखता हूँ कि आजकल तो जगहों की ही कमी पड़ गई है। हमें ऐसी जगह भी डेवलप करनी पड़ेगी कि जैसे हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम गेम्स खेलते थे बाहर जाके, भाग के दौड़ के, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती थी जिनमें। अब तो वो फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करना भी चाहे तो उसके पास एक अप्रोप्रिएट जगह भी नहीं होती कई बार। तो वो जगह का भी सिलेक्शन हो, बच्चे को भी तो तभी रुचि आएगी उसमें जब उसको लगेगा कि वो जाके कुछ खेल पा रहा है। तो वो एक अप्रोप्रिएट जगह ढूंढनी पड़ेगी बच्चे के लिए। और अगर बच्चे को हम कह रहे हैं ठीक है 2 घंटे आप मोबाइल ना लें लेकिन 2 घंटा आप खेल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बच्चे को पूरी तरह मना नहीं कर सकते कि आप बर्गर, पिज्जा और ये सब ना खाएं। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को बोले कि आप फल और सब्जी कम से कम डेली इतना खाएं, अपनी प्लेट फिनिश करें और फल भी खाएं, उसके बाद आप बर्गर और पिज्जा की बात करें। और कोई बिंज ईटिंग नहीं होगी और रात को जग के कोई इस तरह की ईटिंग नहीं होगी। क्योंकि रात को जग के कब कोई भी बच्चा या बड़ा अगर रात में जगेगा तो 100% वो बिंज ईटिंग करेगा, कुछ भी फास्ट फूड या इस तरह की कोई चीज खाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिन ट्रिक्स का पेरेंट्स जो है थोड़ा यूज कर सकते हैं और इससे अपने बच्चों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इन चीजों से। और जहां तक आपने बात की जिन लोगों का जॉब ही इससे एसोसिएटेड है उनको तो नहीं हम बचा सकते। अगर किसी का जॉब ऐसा है तो अपनी लाइफ में फिर कम से कम 1 घंटा 2 घंटे का योगा का टाइम रखना चाहिए। कुछ तो अपना टाइम रखना चाहिए कि जिससे वो अपने आप को डिस्ट्रेस कर पाए। योगा और मेडिटेशन, फिर आप ये समझिए कि जब वो अपनी लाइफ से उस लैपटॉप को नहीं निकाल सकते फॉर ऑफिशियल रीजंस, तो एटलीस्ट उनके पास कम से कम कुछ 2 घंटे का समय ऐसा तो होना चाहिए कि वो उसको कंपनसेट कर पाए। योगा और प्राणायाम 2 ऐसी चीजें हैं कि जो अगर लाइफ में उनको इंक्लूड कर लें तो वो बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही इस चीज को दूर कर सकती है।
बिल्कुल विनय जी, जब हम योगा, फिटनेस और इन सब की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में वो वीडियोस आ जाते हैं जो कई लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई। हम कई बार इस पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि मुझे लगता है हम इस पर बात करते हैं उसके 2-4 दिन बाद मैं ऐसे कई वीडियोस और देख लेती हूँ कि डांस कर रहे हैं, डेथ हो गई। अभी हाल ही में शायद मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया, एक फैमिली खाना खाने गई हुई थी, खाना ऑर्डर किया, खाना सर्व हो रहा है और वो देखते देखते व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जी, ऐसा देखा गया है कि अभी पिछले 1-2 महीने में गुजरात से रिपोर्ट आई कि गरबा करते करते 1-2 लोग फेंट हुए और उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। और कई जगह से भी ऐसी रिपोर्ट्स आई। काफी यंग डॉक्टर्स हमारे, जैसे मैं अभी एम्स का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे को एस्टेब्लिश यंगर्स भी कुछ ऐसा वजह से हुआ, बट मैं आपको ये बताना, ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जिससे ये सब प्रूव हो कि ये इसलिए हो रहा है। इसके अन्य और कारण हो सकते हैं। कई बार स्ट्रोक हो सकता है, खून की जो नसों में कोई थक्का है वो ब्रेन में जाकर अटक सकता है, कहीं कोई अन्य पैथोलॉजी हो सकती है जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट मरीज या कोई व्यक्ति उसकी सडन डेथ हो जाती है। और इसके विषय में मुझे लगता है कि हमारे सीनियर हैं नीरज सर, वो ज्यादा और अच्छे से बता पाएंगे। ये मेरे सीनियर भी रहे हैं जीएसपीएम कानपुर में, तो ये ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। बट एज सच मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन शैली, जैसा कि डॉक्टर अशांक ने भी बोला था, कि जीवन शैली को जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक ऐसी दिक्कतें होंगी। क्योंकि पहले देखिए, जब हम अपने आज के 20 साल पहले अगर हम देखें जिंदगी को, तो जिंदगी इतनी व्यस्त नहीं थी किसी की, ना इतना ज्यादा नशा धूम्रपान था, ना रात का इतना ज्यादा जगना था, ना सुबह का इतना देर से उठना था। और खेलने के मामले में आजकल सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे हो या कोई जवान भी हो, वो भी वीडियो गेम्स खेल रहा है, कोई बाहर जाके खेलना ही नहीं चाह रहा। जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, कसरत नहीं करोगे, बॉडी में एक्सरसाइज नहीं होगी, तो सही तरीके से बॉडी की जो स्ट्रेस हैंडलिंग पावर है वो कैसे डेवलप होगी। ठीक है, डॉक्टर नीरज कुमार जी, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्ट्रेस को सही से कर पाए। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो के न्यूज में। और शुरुआती में चूंकि आप पर हार्ट की बात चल रही है और कहते हैं दिल स्वस्थ होता है तो जीवन बहुत अच्छा चलता है सभी का, लेकिन आजकल हार्ट डिसीज बहुत हो रही हैं, प्लस हार्ट अटैक्स के मामले जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह से जो वीडियोस आ रहे हैं, क्या बड़ा कारण आप मानते हैं इन चीज़ों के लिए? मेडिकल अगर हम स्पष्ट रूप से बात करते हैं तो 2 चीजें हम लोगों को पहले समझनी पड़ेगी। पहला है कि क्या हम, एक वर्ड होता है बीइंग हेल्दी और सेकंड वर्ड है बीइंग फिट। तो बीइंग हेल्दी का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जब हम कोई जांचें कराते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं निकल के आती है, हमारी सारी रिपोर्ट्स है, ब्लड और जो भी रिपोर्ट्स आप कराते हैं वो नॉर्मल आती हैं। दिस इज बीइंग हेल्दी। दूसरा यह होता है कि बीइंग फिट। बीइंग फिट का मतलब ये है कि अगर हम 20 साल के हैं, हमारी उम्र 20 साल है, तो क्या हम इस 20 साल की उम्र में जो एक एक्सपेक्टेड वर्क है, जो एक एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ वर्क है, क्या हम उस इंटेंसिटी के साथ उस वर्क को पूरा कर पा रहे हैं? तो अगर जैसे कि 20 साल के कोई एक लड़का है, उसकी हमने सब रिपोर्ट कराई हैं, इको, ईसीजी वगैरह सब करा लिया, एक्सरे करा लिया, वो ठीक है, सब रिपोर्ट ठीक आई हैं, लेकिन उसको कहा गया कि आप जरा 1 किलोमीटर दौड़ के आइए, वो 300-200 मीटर में ही जाकर थक जाता है और रुक जाता है। तो वो हेल्दी तो है लेकिन वो फिट नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों वर्ड्स का, यही परेशान कर रहा है। हम लोगों को लगता है कि अभी हम यंग हैं, हमारी एज 35 है, लेकिन जैसे ही हम कुछ काम करते हैं, जैसे किसी की शादी में डांस कर रहे हैं, तो हमारा शरीर इतना भी फिट नहीं है कि वो डांस कर सके हम। और उसी इससे ये जो सडन इंक्रीज इन लोड जो हमारे हार्ट के लिए जो अचानक से थोड़ा सा काम उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
वो उसी में परेशान होके वो परेशान हो जा रहा है, उसको अटैक हो जा रहा है, उसमें ब्लॉक हो जा रहा है। तो मेरा जी, बेसिकली क्या है लेकिन कि मैं हमको इससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल है आपसे। कई ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो किसी तरीके के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे थे अपने आप को फिट रखने के लिए या बाइसेप्स बनाने के लिए, कुछ भी बहुत नेचुरल चीज़ें थी उनके जीवन में, लाइक योगा करना या अपने आप को उस तरीके से फिट रखना जो हेल्दी वे में हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इजीली हार्ट अटैक पड़ा। मुझे लगता है फिर इसमें कहीं ना कहीं ये कंसर्न इसलिए हो जाता है कि अगर वो लोग जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, लाइक वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल हम जिनका जिक्र करते हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अगर उन्हें हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज हो रही है तो मुझे लगता है फिर लोग पैनिक करते हैं कि जब वो इतना फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, उसके हम तो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसका 10% भी नहीं कर रहे, तो हमारे लिए तो कितना मुश्किल होगा ये। देखिए कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि जो सब प्रिकॉशंस के बाद भी होते हैं, रेयर केसेस, उनको हम जेनेटिक्स या इस तरह का नाम देते हैं कि ये बीमारी आपके जो है आपको अर्ली एज में होनी थी, देयर इज नो रीजन, तो वो जो है वो एक अलग इशू है, वो बहुत कम होता है। देखिए आप जो है अच्छा खा रहे हैं, आप सारी सावधानी बरत रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो सबको करना चाहिए, लेकिन अपनी बॉडी को हमको टेस्ट करने के लिए जैसे जैसे जो रनिंग होता है, ब्रिस्क वॉकिंग होता है, एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज करने का मतलब मेरा यहाँ पे वेट उठाने से बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि जैसे पहले रस्सा कूदी होती थी, हम लोग खो खो खेलते थे, फुटबॉल खेलते हैं, आप रन करते हैं, आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप बहुत तेज तेज चलते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये जो एक्सरसाइज है जिनको हम कार्डियक एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, अगर आप अपने कार्डियक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करते हैं तो बहुत कम चांस होगा कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम इस तरह के परेशान करे। लेकिन फिर भी 1000 में से एक केस ऐसा हो सकता है कि किसी एथलीट को भी कम उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो इंसिडेंसेस अलग है, उनको हम रेयर इंसिडेंस बोलते हैं, लेकिन उसको हम एग्जाम्पल नहीं बना सकते मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हम लोग फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं और जितने भी तरह के स्ट्रेस हैं वो सब हमारे लाइफ में है और हम लोग एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैक्सिमम रीजन यही है। नीरज जी, मुझे पता चला है कि आपने एक राम किट बनाई है, उस राम किट के बारे में मैं चाहती हूँ कि जरा दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए क्या है कि जैसे ही कोई पेशेंट आपकी इमरजेंसी में आता है, किसी भी हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाता है और डॉक्टर को वहां पे लगता है कि आपको ये जो पेन है ये कार्डियक पेन हो सकता है, तो एक बहुत ही सालों से चला हुआ इलाज है जिसको हम कार्डियक लोडिंग डोज के नाम से जानते हैं। उसमें जो भी पेशेंट अगर इस तरह का आता है तो उसको हॉस्पिटल में 2 गोली खून पतला करने की दवाई जिसमें इकोस्प्रिन मेन होती है वो हम लोग खिलाते हैं। दूसरा एक टैबलेट होती है स्टैटिन, जिसमें रोजुवास्टैटिन या अटोरास्टैटिन हो सकता है, वो हम खिलाते हैं। और तीसरा उस मरीज को एक टैबलेट आती है आइसोर्डिल या सोर्बिट्रेट नाम से, वो दवाई उसको जीभ के नीचे रख के चूसने के लिए दी जाती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि लगभग हर हॉस्पिटल में अगर लगता है कि कार्डियक पेन है उसको उसके साथ किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो जिस तरह की ये अभी डेथ हो रही हैं, कल एक IIT के प्रोफेसर थे वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए, अभी कुछ दिन पहले शिवपुरी के वाइस काउंसलर ट्रेन में एक्सपायर हो गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो मन में एक ये था कि क्यों ना इसको एक नाम दिया जाए, एक ऐसा नाम दिया जाए इन 3 दवाइयों को जो हर आदमी के मन में घर का जाए, उसको याद आ जाए। तो हमने इसको एक राम किट नाम से एक किट बनाई है जिसमें ये 4 गोलियां हैं, जिसमें 2 गोली इकोस्प्रिन की है, एक टैबलेट रोजुवास्टैटिन या अटोरास्टैटिन की है और तीसरी गोली आइसोर्डिल या सोर्बिट्रेट की है। अगर कोई पेशेंट जिसको कि घर में चेस्ट पेन हुआ वो अपने साथ रखता है और अनफॉर्चुनेटली इसको कभी चेस्ट पेन को झेलना पड़ जाता है, वो जैसे कहीं भी है, वो रेलवे स्टेशन पे है, वहीं पे अगर वो दवाई अपने आप खा लेंगे और वो एक गोली को चूस लेंगे, तो जो हॉस्पिटल ट्रांजिशन टाइम जो है, उसके घर से जो हॉस्पिटल आने में जो टाइम लगता है 25 मिनट 50 मिनट 1-2 घंटा जितना भी, वो पीरियड आपका अनट्रीटेड नहीं रहा। और इन दवाइयों के बारे में कहा जाता है अगर इसको बहुत सही समय पर ले लें
तो ये बहुत अच्छी मात्रा में हार्ट अटैक को रोक सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे आपका ईसीजी नॉर्मल हो जाए। तो इसीलिए इस किट को हमने एक नाम दिया और इसको नाम दिया है राम किट। ये हिंदी में भगवान राम के नाम के साथ ये किट का नाम जोड़ा गया है। ये इसलिए जोड़ा गया है कि अगर ये जानकारी हमारे सभी मेडिकल स्टोर वालों को हो जाए कि राम किट में ये 3 दवाई होती हैं, तो अगर एक रिक्शे वाला या कोई अनपढ़ या इलिटरेट आदमी भी जाकर वहां पर नाम बोल देगा कि हमको राम किट की दवाई दे दीजिए, तो उसको इंग्लिश दवाइयों के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे कि सॉर्बिट्रेट, इकोस्प्रिन एंड रोजुवास्टैटिन, ये बड़े कैची नाम नहीं है। लेकिन राम किट एक नाम है और दूसरा हमारी आस्था जुड़ी हुई है भगवान राम के साथ। कुछ भी गलत होता है तो हम कहते हैं प्रभु राम बचाएंगे, अब इनका तो राम ही मालिक है। तो ये जो आस्था है वो हमने आस्था के साथ इसमें जोड़ दिया है। तो दवाई अपना काम करेगी और जो प्रभु का आशीर्वाद है वो अपना काम करेगा। और ये कैची नाम बनाया राम किट, ये केवल इसीलिए बनाया है कि एक जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान है वो भी जाकर अगर बोल देगा तो उसको वह दवाई उपलब्ध हो जाएगी। नीरज जी, मैं ये भी चाहूंगी कि जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि जिनको हार्ट अटैक आ रहा हो या वो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है? जी, बहुत ही अहम सवाल। और इसमें जैसे सब लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक में एक चेस्ट पेन होता है और ये पेन जो है ये आपके ये गर्दन, जबड़ा, कान और गाल की तरफ जाता है। दूसरा, ये पेन आपके शोल्डर, लेफ्ट हैंड और आपके हैंड में नीचे ट्रेवल करता है। तीसरा, अगर आपको आपकी एज है और आपको राइट हैंड में भी पेन हो रहा है तो वो भी उतना ही सिग्निफिकेंट है जितना कि आपके लेफ्ट हैंड का पेन। तो राइट हैंड का पेन भी आपके अंजाइना का ही सिम्टम होता है। दूसरा, मैं इसके साथ ये भी बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक के इतने सारे प्रेजेंटेशन हैं, इतने ज्यादा तरीके से ये प्रेजेंट करता है कि जो हमारा चेस्ट पेन है वो 40 से 50% मरीजों में ही होता है। बाकी के मरीजों में जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं वो होता है बहुत तेज से सांस फूलना, आपको अचानक से घबराहट हो जाना, बहुत तेज से चक्कर आना, बेहोश हो जाना। आपको चक्कर आना हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, आपकी धड़कनें धीमी या बहुत तेज हो सकती हैं, अनियंत्रित हो सकती हैं, उनकी रफ्तार कम ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से और एक अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। और एक जो इसमें सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई आपका गला दबा के बैठ गया है, आपके शरीर को चोक कर रहा है। तो पेशेंट्स जो है वो बताते हैं कि साहब यहाँ पे गले में ऐसा लगता है कोई हमारा तो गला दबा रहा है। तो ये जो लक्षण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। इसको हमको एसिडिटी या पेट, अच्छा हाँ, एसिडिटी के लिए भी हम बताना चाहते हैं कि सामान्य मरीज को एसिडिटी जिसको होती है वो उसके उसी रफ्तार में होती है। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि जब हार्ट का पेन होता है तो हमको अचानक से बहुत बार बहुत तेज से डकारें आने लगती है। हमको डकार जैसे आती हैं और हमको जो एसिडिटी वाले लक्षण होते हैं वो बड़े फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको पता है कि आपको कभी एसिडिटी की समस्या नहीं रहती है और अचानक से आपको डकार आनी शुरू हो गई है, ये चेस्ट में, पेट में एसिडिटी वाला दर्द शुरू हो गया है, तो कृपया करके उसको एसिडिटी का दर्द ना माने, उसको एक तरह का हार्ट पेन या हार्ट अटैक के ही लक्षण मानते हुए अपना इलाज कराएं। हाँ, नीरज जी देखिए, अगर हम बात करें जैसे कि आपने बताया कि हम कैसे इसको इनके क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हार्ट अटैक है या समथिंग एल्स। मैं इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी कि प्राथमिकता के तौर पर जो प्राथमिक उपचार हम कहते हैं वो हमें क्या करना होना चाहिए, उस टाइम क्या हम कर सकते हैं, उस टाइम कितना जल्दी से जल्दी जो करने से हम जितना करें कि मरीज को हम अस्पताल तक ले जा सके। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका जो हार्ट अटैक अचानक से होता है वो किसी स्ट्रेस इंड्यूस होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर इंड्यूस हो और चाहे वो किसी और स्ट्रेस की वजह से हो, आपके टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, खांसी की वजह से भी, किसी भी कारण से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप बाकी चीजों के साथ साथ आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं। लेकिन कभी कभी ये चीज अगर आपके पास राम किट घर में उपलब्ध है तो सबसे पहले आप उसको खाएं और फिर आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं, क्योंकि आप जब तक ये समझ पाएंगे कि ये हार्ट का पेन है या नहीं है
और उसको एक्सक्लूड करने के लिए अपना ईसीजी और बाकी चीजें कराएंगे, हो सकता है तब तक आपकी जान पे बनाए। तो आप किसी भी इस तरह के पेन को जिसमें कि आपको लगता है कि एक दो लक्षण हैं ऐसे जो कि हार्ट के दर्द के हो सकते हैं, तो आप उसको हार्ट का पेन ही मानते हुए, हार्ट अटैक के लक्षण ही मानते हुए बहुत जल्दी से जल्दी, अगर आप जितना भी जल्दी कर सकते हैं, आप मेडिकल अटेंशन लें। और इसीलिए हम लोगों ने राम किट बनाई है कि अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो इसको खाने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा और अब तक आप अस्पताल पहुंचे, क्योंकि ये माना जाता है कि हार्ट अटैक के लिए पहले 14 से 18 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पहला जो 15 मिनट का जो टाइम है, 14 से 18 मिनट का टाइम है, ये बड़ा क्रूशियल होता है कि उसी समय पे आपका हार्ट के अंदर क्लॉट बन रहा होता है और वो एक्सपेंड हो रहा होता है। अगर हम आपको उसी समय के अंदर ये दवाई ले लेते हैं, आपको इलाज मिल जाता है या आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो आपके बचने और सरवाइव करने के चांस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ इस राम किट के बारे में भी जानकारी साझा करने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि इस राम किट का नाम राम किट क्यों रखा गया, तो ये भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है लोगों के लिए भी कि बहुत इजीली लोग इसे यूज भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे उन्हें भी पता है कि राम किट से हम कितना फायदा लोगों को हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। अन्य डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े थे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। कैसे हमें अपने दिल का ख्याल रखना है, ये डॉक्टर नीरज जी ने आपको बताया है। कैसे हम अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के लक्षण है नहीं, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को यहाँ पर डॉक्टर के पैनल ने बताई है। और कोरोना फिर से वापस आ गया है, मास्क का उपयोग करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।